निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, जिसको हम सब गाली दे रहे थे, जिसके अगेंस्ट इतना रेज था, वो मेरे सामने बैठा है। उनकी काउंसलिंग करनी थी और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि आप अपने पर्सनल बायसेस सामने नहीं ला सकते। How successful is sex education in India? 0% चल, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी माइनस में, कोई रिजल्ट नहीं। सेक्स एजुकेशन के नाम पे हम बस गुड टच और बैड टच बता रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि स्वाति कीप योर रेजिग्नेशन रेडी और ये तुम अपने रिस्क पे करो। मैं अपने शरीर में क्या महसूस कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। हमारे भारत में जब पुरुष संवाद करते थे तो महिलाएं जो लोपामुद्रा है, मैत्रेयी हैं, गार्गी हैं, ये सब शास्त्रार्थ की जज हुआ करती थी। How important parents to talk about sexuality with their kids, especially teenagers का अगर हम देखें। एक ने लिखा हुआ था कि अगर मैंने भैंस लाई है और मैं उसको चारा दे रहा हूँ, मैं उसको पाल रहा हूँ, तो उसको देना पड़ेगा। रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं या टूट रहे हैं? सेक्स एजुकेशन असर कर रही है या ये सिर्फ एक आई वॉश है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम सच में सेफ हैं? हमारी लड़कियां ही नहीं, हमारे लड़के भी। और ये बात करने के लिए हमारे साथ जो आज एक एक्सपर्ट हैं, वो एक सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड सेक्स एजुकेशनिस्ट हैं। शी हैज वर्कड ऑन ग्राउंड टू ब्रिंग द चेंज। आज की कॉन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल होगी लेकिन जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वेलकम स्वाति शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या एक चीज है जो मोटिवेट करती है एक इंसान को एक सोशल वर्कर बनने के लिए, बिकॉज ये एक थैंकलेस जॉब है? बिल्कुल थैंकलेस जॉब नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी से बहुत कुछ मिलता है जब हम ये काम शुरू करते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली ये उतना साउंडिंग नहीं है, जी। वहाँ पे लॉस है, बट अदरवाइज बहुत बेनिफिट्स हैं। कम्युनिटी में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इमेंस ब्लेसिंग्स मिलती हैं वहाँ से। तो सोशल वर्क करने का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक बच्ची है कनॉट प्लेस वाले एरिया में, जी। वो रैक पिकर है। तो क्योंकि हम लोग रैक पिकर्स पे भी काम करते हैं, तो उनके साथ हम जुड़े हैं। उसके पास दिन का 100-150 रुपए आते हैं पर डे। उसके बाद भी उसने जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है, सबको। इनफैक्ट कोई गोल्डन रिट्रीवर है, लैब्राडोर है, जिसको लोग छोड़ जाते हैं बीमारी होने के बाद या कुछ भी, उसको भी उसने रखा हुआ है अपने पास। सबका ट्रीटमेंट कराती है, जब भी मतलब हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं उसमें। बट वो तो आई थिंक सोशल वर्क करने के लिए पैसे या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक मन होना चाहिए। मतलब किसी की पीड़ा अगर आपको अंदर तक छू रही है तो आप वो करेंगे। यही है सोशल वर्क। मुझे लग रहा है कि अरे ये जो छोटा सा पपी है, ये रोड पे है, कैसे इसको रोड क्रॉस करा दूँ? यही आपने करा दिया ना, आपके अंदर से वो भाव आ गया, वही है सोशल वर्क। तो कोई कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है इसका, सिंपल है। एंड बट हाउ डिड द जर्नी स्टार्टेड? आप स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज टू व्हाट यू आर डूइंग नाउ? हाँ, सो कॉलेज में हम लोग हमारा जो बैच था, हम सब कुछ ना कुछ करते थे, हॉस्टल में या कहीं भी। बट वो बहुत छोटे लेवल पे था। मतलब वही चीज़ कि देखा, फील हुआ तो अच्छा ठीक है, मदद करते हैं। हॉस्टल से खाना लाके खिला दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, छोटे-छोटे लेवल्स पे करते थे। बट फिर 2018 में जब दिल्ली आई मैं, और तिहाड़ के साथ जब मेरी जर्नी शुरू हुई, तिहाड़ जी। जेल में एज़ काउंसलर, तो फिर बहुत एक्सपोज़र, मतलब बहुत चीज़ें ऐसे ना दिमाग में मतलब घूमना शुरू, अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ें तो खुद के साथ भी हुई थी, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है फैमिली में, वहाँ पे मैंने देखा है बहुत डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो वहाँ पे हुआ था कि जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उनके कल्प्रिट के साथ मुझे मेरा सामना हुआ। वो मेरे पेशेंट थे वहाँ पे, क्लाइंट थे, उनकी काउंसलिंग करनी थी। तो वहाँ से बहुत कुछ हुआ कि मतलब जिसको हम सब गाली दे रहे थे, जिसके अगेंस्ट इतना रेज था, वो मेरे सामने बैठा है। और हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा है कि आप अपने पर्सनल बायसेस सामने नहीं ला सकते। आपको बहुत काम होके, नॉन जजमेंटल होके, बायसेस को साइड रख के बात करना होता है क्लाइंट से। तो वहाँ से थोड़ा धैर्य भी आया और काम करने की मतलब शुरुआत वहाँ से हुई कि कैसे बट वहाँ सोसाइटी में। आपका क्या ऑब्जर्वेशन था जब आप उससे डील कर रहे जी। थे? तो आई एम अज्यूमिंग कि वो इनिशियल इयर्स ऑफ योर करियर थे। जी, बिल्कुल। तो आपका मेन ऑब्जर्वेशन उस पर्टिकुलर, बिकॉज वो तो ही वाज पेंटेड एज डेविल एंड आई जी। थिंक जो काम किया था वो था भी वैसा। हुँ। तो उससे बात करके आपकी क्या ऑब्जर्वेशन आई? मैं लाइक क्राइम को मैं ये नहीं कहूँगी कि कम था, ज़्यादा था या चलो ठीक है, बट उनको पछतावा था।
तो मुझे ओके। ये लगता है कि और उसने वहाँ से ग्रेजुएशन भी करा, सब वो अर्न भी कर रहा था, अच्छा। बिकॉज़ जेल में ये पॉलिसी है, आप काम करके हुँ, अलग-अलग डिपार्टमेंट से करके आप अर्न कर सकते हो। उसकी मदर ब्लाइंड है, कोई देखने वाला नहीं था। एक हुँ, स्टिग्मा भी तो हो जाता है ना जब कोई जी, जेल से आता है तो कि अब इसको कौन साथ देगा। फिर भी मुझे लगता है कि जब हम कोई क्राइम करने जाते हैं, कोई भी हो आप, तो एक थॉट मुझे लगता है देना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि हुँ, अब आप पछता रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हुँ, अब जो हुँ, डिसाइडेड है डेथ पेनल्टी या जो भी आजीवन कारावास है या 6 महीने की जेल भी है, तो वो तो हो के रहेगी, हुँ, हुँ, वो हुँ, मिलनी है। बट क्राइम करते वक़्त ये चीज़ें एक एक जो फैक्टर हमारे दिमाग में आता है ना, क्या हो जाएगा? हुँ, हुँ, बच जाएँगे। हुँ, हुँ, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, सबसे मैं यही कहती हूँ यूथ से ख़ास करके, आप ड्रिंक कर रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, मतलब अपना कंट्रोल मत खो। हुँ, आप हुँ, होश में रहो कि इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, उस कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहो। हुँ। तो शायद थोड़ा बट ऐसे केसेस में जैसे ये केस है, हुँ, ये तो आई एम अज्यूमिंग ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि एक जी, थेरेपिस्ट अपॉइंट करके हाँ, जिसको ये सजा हुई है। हुँ। बट इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिस्टम का कि थेरेपिस्ट फॉर अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन सेंटेंस्ड डेथ इट सेंटेंस्ड। वाज़ नॉट जस्ट फॉर हिम, सिर्फ़ ओके। उनके लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। तो वहाँ पे मेडिकल ऑफ़िस भी है, जहाँ पे सबको ट्रीटमेंट मिलती है। अगर कोई कमज़ोर है, किसी को डेफ़िशिएंसी हो रही है, उसको अंडा, दूध, मतलब हर तरीके से ख़्याल, मतलब वही है, हुँ, ह्यूमन राइट्स है इन द एंड, हर किसी का। तो उसके लिए हर चीज़ है, मतलब उनकी रेगुलर मेडिकल चेकअप होती है, सभी की। इट्स नॉट कि ओके। कोई पर्टिकुलर हाई प्रोफ़ाइल केस, सबकी होती है। हुँ, तो बट इसलिए डिलिजेंटली होती है। हाँ, और इसीलिए हमें हायर किया गया था कि हमें मतलब असेसमेंट्स वगैरह करने होते थे कि, और फिर बाद में हमें लिस्ट मिलता था कि वहाँ पे एक नाम है गुमसुम पंजा, मतलब उसमें ऐसे लोग हैं हुँ, जो डिप्रेसिव हैं, हुँ, जो हुँ, हुँ, मतलब शांत हो रखे हैं, खाना-पीना छोड़ रखा है। तो ऐसे आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स होते हैं, फिर हुँ, उनका हुँ, सेशन होता है, थेरेपीज़ होती हैं। ओके। जी। हम लोग सेक्स एजुकेशन एंड टैबू पे आते हैं हुँ, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना। जी, हाउ सक्सेसफुल इज सेक्स एजुकेशन इन इंडिया या फिर ये फेल हो चुकी है? बिल्कुल, फ़ेल है। ओके। 0% सब, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी माइनस में, हम्म, कोई रिज़ल्ट नहीं है। मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ, व्हेन आई वाज़ इन अ स्कूल एज़ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, तो आई प्लान्ड पूरा, एक मैंने वो बनाया 1 महीने का कि मुझे क्या-क्या करना है। हम्म, वो हमें देना होता था प्रिंसिपल को, तो उसमें एक था मेरा सेक्स एजुकेशन कि 6th ऑनवर्ड्स मैं ये करूँगी। जी। एंड शी टोल्ड मी कि दो शी वाज़ अ साइकोलॉजिस्ट, पीएचडी इन साइकोलॉजी, वो भी हम्म, थी प्रिंसिपल। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वाति कीप योर रेजिग्नेशन रेडी, और ये तुम अपने रिस्क पे करोगी। ओके। एंड आई वाज़ लाइक मैं ऐसा क्या सिखा रही हूँ? क्या हम्म, करने जा रही हूँ मैं सिर्फ़ सेक्सुअलिटी एजुकेशन में कि हम्म, मुझे अपना रेज़िग्नेशन रेडी रखना है। तो बहुत ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। बट एज पर एजुकेशन पॉलिसी हुँ, ये हर एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंडेटरी है? सेक्स एजुकेशन के नाम पे हम बस गुड टच और बैड टच बता रहे हैं इनिशियल क्लासेस में, और बाकी हमें लगता है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर तो है ही, जी। समझ जाएँगे, ये होता है। और सिर्फ़ भारत की बात नहीं है एजुकेशन पॉलिसी की, डब्ल्यूएचओ ने इसको हम्म, बोला है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज़ लाइक अ ह्यूमन राइट। हम्म, इसको वैसे ट्रीट करना चाहिए, ये इतना ज़रूरी है। और क्या एक्चुअली इस पे इंक्लूड होना चाहिए जो नहीं हो रहा? मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो बायोलॉजी वाले क्लासेस में रिप्रोडक्शन चैप्टर में है, वो तो है, वो बहुत बेसिक हम्म, सा एक फिज़ियोलॉजी है, एक जी। बॉडी की एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, बट सेक्सुअलिटी एजुकेशन बहुत डिफरेंट होता है। फर्स्टली सबको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें असहज होने जैसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ठीक बात है। कि इसमें किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं सिखाया जाता कि हम्म, दिस इज़ द प्रोसेस, वो विथ टाइम या बुक में है ऑलरेडी मेंशन्ड। राइट। बट यहाँ पे हम जेंडर स्टडीज़ के बारे में, जेंडर हम्म, के बारे में बताते हैं कि आपका जेंडर रोल्स क्या हैं, हम्म, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जेंडर आइडेंटिटीज़ क्या हैं, हम्म, जेंडर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, सिस आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब बताया जाता है। प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस हो रहे होते हैं आपके बॉडी में, कैसे उन अट्रैक्शंस को समझना है, कैसे उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को समझना है, ये बताया जाता है। और इनिशियल लेवल पे जैसे अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, तो वहाँ से हम गुड टच बैड टच से शुरुआत कर सकते हैं। बट वही सिर्फ सेक्सुअलिटी एजुकेशन नहीं है। इसमें हम्म, जेंडर के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में बताया जाता है। हम्म। जी। तो आपको लगता है कि जब हम ये एजुकेशन को एक्चुअली सीरियसली लेना स्टार्ट हुँ, करें तो वहीं पर हम लोग अदर जेंडर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल।
क्योंकि अगर तब हम ये बात करेंगे हम्म, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसजेंडर्स टू अदर, जी, तब बच्चे सेंसिटाइज होना स्टार्ट हो जाएं, तो जब तक वो बड़े होंगे तब तक दे विल क्रिएट ए इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट सिर्फ थर्ड जेंडर नहीं, जो जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, हम कहते हैं ना बेटे-बेटी में डिफरेंशिएट हो रहा है, जी। अंतर किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी कम होगा। एक जो अकड़ होती है कि मैं क्यों खाना बनाऊँ? तुम काम से आ रही हो फिर भी तुम बनाओगी। बहुत से घरों में नहीं हो रहा है बट बहुत जगह अभी भी हो रहा है, 90% हो रहा है। बहुत सारे मेल जो हैं अब सेंसिटाइज़ हो गए हैं। राइट। उनको एक्चुअल में समझ आया है कि मतलब खाना खाना इज़ अ बेसिक नीड। हम किसी जेंडर पे नहीं थोप सकते कि तुम ही बनाओगी और मैं ही खाऊँगा। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनको हम डेली बेसिस पे एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनको मैं हिंदी पढ़ा रही थी उस दिन। मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा तो मैंने बोला कुछ मैंने क्वेश्चन दिया, उस पे कहते हैं मैम मैं एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ बोलो। तो कह रहे हैं दूध पुल्लिंग होता है क्योंकि वो लड़के पी सकते हैं। रोटी स्त्रीलिंग होगी क्योंकि वो औरतें बनाती हैं। ये कहाँ से माइंडसेट आ रहा है? और ये कौन सी क्लास का बच्चा है जो बात कर रहा है? आई थिंक 8th या 9th में है। गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के ही मतलब झुग्गी का ही है जी। बट हम ये नहीं कह सकते कि झुग्गी का है इसलिए उसकी सोच ऐसी है। राइट, एब्सोल्युटली। ये इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हर स्टेटस के इंसान में ये सोच है। जी। तो इसको कैसे, मतलब कोर पे जाके कैसे एड्रेस किया जाए? अ, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन किसी को क्लासरूम में बिठाओ और बिल्कुल नहीं। उसको समझाओ एंड द नेक्स्ट डे इज अ ट्रांसफॉर्म पर्सन, वो तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहीं पे ये बेसिक्स में जाके सोशल बिहेवियर में चेंज लाना बिल्कुल, जरूरी होगा। बिल्कुल। जो सोशलाइजिंग प्रोसेस होती है समाजीकरण जिसको बोलते हैं एक बच्चे का, अब हम मतलब मैं सोचूं कि मेरे दादा दादी का हो जाए, मेरे पापा मम्मी का, तो नहीं होगा। वो एक ट्रांसजेंडर को नाचने वाले की तरह ही देखेंगे, उनको नहीं समझ आएगा या उसको देख के हंसेंगे, यही होने वाला है। बट जो बच्चा आने वाला है या जो बच्चे हैं अभी प्रोसेस में, उनका जो समाजीकरण प्रोसेस है वहां से हम शुरू कर दें। उनको बताना, उनको समझाना, उनको आसपास अगर दिख रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट, एटलीस्ट हम रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। ट्रू। तो वहां से हर जेंडर के प्रति वहां से उसको थोड़ा थोड़ा हम बताना शुरू कर दें। तुम खा के प्लेट रखो अपने सिंक में, क्यों क्यों नहीं रख सकते? लाइक मेरे घर में था कि इकलौता भाई है मेरा, तो उनका थोड़ा सा मतलब मेरे भाई का नहीं है या पापा का नहीं, बट मेरे दादाजी ने उस टाइम पे मैंने उसको बोला कि सिंक में रखो, मेरी इकलौता पोता से थाली उठवा रही है, ऐसे कैसे? तो ये जो सोच है ना, आपने तो बोलने को बोल दिया, लेकिन उसके जीवन में जो औरत आएगी ना, उसकी जिंदगी खराब होगी। तो वो नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ से हम छोटा छोटा जो स्टेप्स लेंगे, उसको समझ आएगा बच्चों को। उसके सामने हम ना ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें बच्चों के सामने, थोड़ा सा दिमाग खोल के करें। और मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, पढ़ें। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जेंडर के बारे में, तो आई थिंक चेंजेस आने शुरू होंगे। और एक बार नहीं, बार बार स्कूल्स में क्लासेस होनी चाहिए रिपीटेटिव, हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पे। एक बार मैं गई सेशन लेके आ गई, उससे कुछ नहीं होगा। अब जैसे आपने ट्रांसजेंडर की बात की एंड अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर बिल भी आया है, जी। उस पे आपका क्या टेक है? मुझे है आपत्ति बिल्कुल, तभी मैं शायद उनके साथ प्रोटेस्ट में खड़ी भी हूँ। तो मेरा ये है कि जेंडर आइडेंटिटी किसी की कोई बीमारी नहीं है या कोई मतलब ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि मुझे उसके लिए असेसमेंट या डायग्नोसिस कराना पड़े। वो बहुत ही सिंपल है, मैं अपने शरीर में क्या महसूस कर रही हूँ, मैं एक महिला की तरह महसूस कर रही हूँ या मुझे एक पुरुष की तरह बनना है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। इसमें कोई मेडिकल वो नहीं इंक्लूड होता है। तो ये जो उनको प्रावधान लाया गया है, ठीक है, उनका कहना भी सही है, गवर्नमेंट में जो भी जिन्होंने ये पॉलिसीज बनाई हैं, बट कौन से कानून का मिसयूज नहीं हो रहा है? आपने डाउरी बनाया, डाउरी लॉ मिसयूज नहीं हो रहा है उसका, एलिमनी उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, हर चीज का मिसयूज हो रहा है। तो उसका तोड़ निकालो ना आप इनसे, ये इंस्टेड ऑफ ये कहना कि आपको मेडिकल कराना होगा। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए ये बोलती हूँ कि मेडिकल जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन क्या आपके डॉक्टर इतने सेंसिटाइज्ड हैं? मेरी फ्रेंड है ट्रांसजेंडर, उसको लेजिक कराना था आंखों का। शी टोल्ड मी कि दीदी चलना है, मैं उसको लेके गई। वहाँ पे ये सरकारी अस्पताल की बात है, उसको कह रहे हैं जाओ HIV टेस्ट करा के आओ। क्या तुमको पता नहीं है कि तुम छूने से HIV नहीं फैलता है? तुमको आंखें टेस्ट करनी है तो तुम HIV क्यों टेस्ट करा रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है। हाँ, प्राइवेट्स में तो मोर और लेस कर देते हैं क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है पैसे दो कर देंगे।
इतना मुझे नहीं लगता वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। बट गवर्नमेंट में कितने ट्रांस हमारे हैं जो प्राइवेट में अफ़ोर्ड कर सकते हैं मैक्स और फोर्टिस में अपना इलाज कराना, नहीं कर सकते। हर कोई उतना अमीर नहीं होता है। उस अमीरी पहुँचने तक उनको बुढ़ापा उनके मतलब उनकी पूरी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। गुरु चेला सिस्टम है, उनको उनको भी पैसे देने हैं, उनके गुरु को देने हैं, अपना घर चलाना है, रेंट है, सारी चीज़ें। तो इतना हर ट्रांसजेंडर इतना अमीर नहीं होता है कि वो फोर्टिस में इलाज करवा पाए और अपोलो में। तो वो घूम फिर के एम्स और सफदरजंग या जीबी पंथ ही जाएगा। तो आप जिस डॉक्टर के पास उसको मेडिकल जांच के लिए भेज रहे हो, क्या वो इतना सेंसिटाइज्ड है? पुलिस तक सेंसिटाइज्ड नहीं है। अगर कोई ट्रांसजेंडर जाके कंप्लेन करता है कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या फिजिकल अब्यूज हो गया, वो उसको नंगा कर देते हैं कि तुम्हारे साथ कैसे हो गया, तुम नहीं किया होगा। या फिर उसको भी वहां पे असॉल्ट किया जाता है सेक्सुअली। और ये राजधानी का हाल है। हाँ, सब जगह यही हाल है। तो हम कैसे कह दें कि आप हाँ इनका मेडिकल जांच करवा लो? तो मैं तो फिर इस पक्ष में नहीं हूँ। और दूसरा कारण ये है कि अगर आपको लगता ही है कि मिसयूज होगा, तो जैसा आयरलैंड में है, सॉरी अर्जेंटीना में जो एक पूरा लॉ है इस जेंडर आइडेंटिफिकेशन को लेके, उनका ये रहता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दो ऑन अ गवर्नमेंट पेपर, लीगल पेपर। अगर आप बाद में दोषी पाए जाते हो कि आपने झूठा डिक्लेरेशन दिया है, तो फिर आप पे कानूनी कार्यवाही होगी, पेनल्टी है, ये चीजें हैं। तो आप ये लागू कर दो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, क्या नॉर्मल लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना रहे? वो तो आईएस बन के बैठे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब आपको जब पता चल गया, आई थिंक आईएस जो पूजा या कोई थी जिन्होंने डिसेबिलिटी बना के, तो आपने छीना ना सब कुछ उनसे। तो यहाँ भी वही कर देना, आप लीगल पेपर पे उनसे करवा लो आप एफिडेविट। जब वो दोषी ना पाए जाए, आपको लगे कि कोई फेक ट्रांसजेंडर बन के कर रहा है, तो फिर आप उनके सारे जो भी है वो रद्द कर देना और उनसे पेनल्टी भी लेना। बट ऐसे उनको मेडिकली ये मुझे सही नहीं लग रहा। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर हम ट्रांसजेंडर की और बात करें, जी, कैसी व्हाट इज अ नॉर्मल लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर? क्योंकि देखिए ये सवाल मेरा इसलिए भी है कि एक तो ये कि बचपन से सिखाया जाए डिफरेंट जेंडर्स के बारे में, बट अगर हम आज की बात करें तो रेगुलर लोगों को समझना कि वो भी हमारी सोसाइटी का जी। पार्ट है, उनकी लाइफ कैसी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं हो रहा है। तो अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें। फर्स्टली एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि जो हमें रोड पे दिखते हैं सिग्नल पे, जिनको हम देख रहे हैं अपने आसपास बधाई लेने, वो ट्रांसजेंडर नहीं, वो इंटरसेक्स हैं। और किन्नर या हिजड़ा जैसा कुछ कोई जेंडर नहीं है, वो एक कल्चर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहूँगी कि जो पहले के किन्नर हुआ करते थे, मतलब ये जो पूरे कल्चर को जो फॉलो करते थे, हिजड़े समाज जिसको बोलते थे, हिजड़ कल्चर को, तो वो बहुत ही अदब, बहुत ही तहज़ीब, बहुत ही डेलिकेसी, मतलब बहुत ही प्यारा सा कल्चर था कि ऐसा था कि वो यहाँ तक घूंघट, आई एम नॉट सपोर्टिंग पर्दा सिस्टम, बट एक था कि एकदम तहज़्ज़ुब में रहना, डोली आएगी या उनका एक अपना सब कुछ होगा। वो ऐसे नहीं कि कहीं भी टच हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करते थे, बहुत ही अच्छे से। आप उनके पास जाओगे, उनके पास बहुत अथाह प्रेम होगा आपको देने के लिए, आज भी है। मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी इंटरसेक्स के साथ, किन्नर के साथ। इंटरसेक्स वो होता है द पर्सन जिसको कि जन्म के वक्त देख के नहीं हम बता सकते कि ये बेबी लड़का है या लड़की है। मतलब अ बेबी बॉर्न विथ क्लाइटोरियस एज वेल एज पीनिस और ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों होंगे। दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्स। इंटरसेक्स जो हम ट्रांसजेंडर जिनको कहते हैं इन जनरल भाषा, किन्नर, हिजड़ा, छक्का जो भी बोलते हैं हम, जो भी उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका वो होते हैं इंटरसेक्स। तो अब बचपन में, अब ये पूरा जो LGBTQI ये कम्युनिटी है, इन सब का ही अगर मैं बोलूँ, बचपन तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ और मुझे पिंक कलर नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई लेना देना मेरे जेंडर से, बट मुझे एज अ पर्सन पिंक कलर नहीं पसंद है। और कोई मुझे बार बार पिंक कलर ला के दे, मेरे बर्थडे पे केक भी पिंक आ रहा है, गिफ्ट्स भी पिंक है, डेकोरेशन भी पिंक है, या मुझे हर दिन कुछ ना कुछ पिंक वैसा, तो मैं चिढ़ जाऊंगी। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। हम अपनी नापसंद की चीज़ शायद 1 से 2 बार से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर खाने में ही कोई डिश नहीं पसंद है तो हम 1 से 2 बार नहीं पसंद कर पाएंगे। और वो अपने नापसंद शरीर के साथ 24 घंटे हैं। उसके बाद ट्रॉमा, एक तो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होता है। आपने पूछा फेजेस, मतलब उनकी लाइफ कैसे होती है, तो मैं इनिशियल की बता रही हूँ कि उसको खुद ही, वो बच्चा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रांस पैदा हो गया है तो उसको बहुत एजुकेशन मिल गई है,
या वो सेक्सुअली एजुकेटेड है कि उसको समझ, उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। प्यूबर्टी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसको लग रहा है मैं क्यों हूँ ऐसा, मुझे तो मम्मी की तरह हाउसवाइफ बनना था, या लड़की है तो उसको लगेगा मुझे मैस्कुलिन फीचर्स चाहिए, तो वो खुद भी जूझ रहा है, पहले तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के शरीर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों होता है जी बिल्कुल, बट वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ज्यादा एक्टिव है डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। बट इस केसेस में एक एस्पेक्ट ज्यादा हेवी होता है, ज्यादा डिपेंड करता है कि ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, जरूरी नहीं है कि सारे इंटरसेक्स में कुछ एक ही जैसा होगा। कुछ हैं जो मेल बन के भी रह रहे हैं, कुछ हैं जिनको फीमेल में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना है, कुछ हैं जो नॉर्मली भी रह रहे हैं कि हाँ ठीक है जिस बॉडी में है उनको जैसे ड्रेसअप होना है वो हो रहा है। तो कुछ ऐसे फिक्स नहीं है। बट उनको अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। वो तो तब करेंगे ना। अब देखिए एक क्राइम, बलात्कार की तरफ हम जाते हैं, हम तो विक्टिम को ही दोषी ठहरा देते हैं ना, उसको वो खुद ही एक्सेप्ट, एक तो वो ट्रॉमा में है, फिर ऊपर से सोसाइटल फैमिली का इतना प्रेशर है, उसको लगता है मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। तो वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है कि एक तो वो खुद नहीं समझ पा रहे, ऊपर से सब प्रेशर दे रहे हैं। मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और माँ बाप, मतलब अगर मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे भी डांटते हैं और अपने बच्चे को भी ले जाते हैं और उसके बाद भूत प्रेत टोना टुटका कराना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे उनका फोर्सफुली बलात्कार किया जाता है फैमिली के द्वारा कि ऐसा एक बार हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कोई बीमारी है क्या? अरे यार मैं फीमेल हूँ तो इसको इसमें ठीक करने की क्या जरूरत है? तुम मेल हो, इसमें क्या ठीक करने जैसा है? तो वैसे ही वो इंटरसेक्स है, वो लेस्बियन, उसमें ठीक करने जैसा क्या है? शादी करा देते हैं कि फिर ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो ठीक। कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक होने लायक है नहीं ना उसमें, वो तो ठीक ही है। अभी कल हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और मैं हमारी एक ट्रांसजेंडर है उससे मैं बात कर रही थी, तो शी वाज लाइक, मैंने कहा देखो अब ये चीज़ें हैं, हम प्लान कर रहे थे कि आगे क्या कैसे करना है। तो तभी एक आदमी आए और वो कहने लगे आप भी इसी ग्रुप से हैं क्या? मैंने कहा कौन से ग्रुप से? आप किस ग्रुप से हो? मतलब तुम यहाँ, अरे आप गुस्सा क्यों हो रही है, हम तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप किस ग्रुप से हो, मैं फिर बताऊंगी ना मैं किस ग्रुप से हूँ। मतलब हमें समझ भी नहीं आता कि कंसोल कैसे करना है लोगों को मतलब हम किसी के दुख में भी कैसे सहभागी बने, ये भी नहीं आता हमें। बट इस केस में जैसे किसी फैमिली को, और ये कहीं पे भी हो सकता है, जब ये आइडेंटिफाई होता है फैमिली में कि ये अदर सेक्स है, तो ये बीच में मान्यता थी कि छुपा के इसलिए रखा जाता है कि वो लोग आएंगे और उठा के ले जाएंगे। ये कितना ट्रू है? पहले का मुझे नहीं पता बट अभी तो मैं यही देखती हूँ कि ये खुद जाते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे कितने, एक बच्ची है जो उसको उसके पेरेंट ने पहले पॉइजन किया, नहीं मरी वो, तो उसको जला दिया, उसकी पूरी हाफ बॉडी जली हुई है। मैं दिखा सकती हूँ, मिलवा सकती हूँ आपको उससे। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वो उठा के ले जाते हैं? फिर वो खुद से भाग के वहाँ गई है, उनको शरण कौन देगा? मैं भी नहीं रख सकती, आप भी नहीं रख सकते, उनकी फैमिली रखने को तैयार नहीं है, वो उनके पास ही जाएंगे। ना चाहते हुए भी उस डेरा और गुरु चेला सिस्टम का हिस्सा उनको बनना पड़ेगा। एक जगह से निकलो दूसरी जगह फंसो, यही होता है। और पहले का जो गुरु चेला सिस्टम था वहाँ पे माँ बच्चे वाला संबंध होता था कि बहुत प्यार, बहुत अथाह प्रेम। जो गुरु होगी, वो गुरु मतलब सीनियर किन्नर अब वो हो चुकी हैं और वो अब मतलब अब उनके बहुत सारे चेले नाती पोते सब हैं और अब वो मतलब माँ वाले रोल में आ गई हैं, सब उनको सपोर्ट करेंगे, उनका खाना पीना। बट अब वहाँ भी ट्रॉमा शुरू हो गया है। कुछ के साथ तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, मतलब ये मारने पे आते हैं तो ये कैसे भी करते हैं, फिर लिमिट नहीं देखते हैं। और बाल पकड़ना, थोड़ा-सा खाने में इधर से उधर हो गया नमक या 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे हो गया तो पिटाई। गुरु के लेवल में आप नहीं बैठ सकते, मतलब ऐसे बैठे हैं तो बगल में नीचे बैठो, सर पे ये रखो, मतलब बहुत ही अब वहाँ भी ट्रॉमा शुरू हो गया है। बहुत सारे कल्चर्स मतलब डेरा में अभी भी ठीक है बट मोस्टली में ये हो रहा है, तो ये वहाँ भी फँस ही जाते हैं। हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं व्हेन इट जी। कम्स टू टैबू एंड सेक्स। कंसेंट की अगर बात करें, इस पे बहुत चर्चा होती है। जी, हाउ बिल्कुल। इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज कंसेंट, स्पेशली आफ्टर मैरिज? बिकॉज इतने मैरिटल रेप्स के केसेस हम लोग देख रहे हैं, देयर आर सो मच ऑफ कंटेंट आल्सो बीइंग मेड। जी। तो इस पे आपका क्या विचार है?
देखिए मैं क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं पता है कि अभी लॉ में क्या है, जी। बीएनएस में क्या चीज़ें रखी गई हैं मैरिटल मैरिटल रेप को लेके, वो मैंने अभी नहीं देखा है। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ थेरेपिस्ट और जो भी मैं सोसाइटी में कर रही हूँ, कंसेंट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कंसेंट की परिभाषा क्या है? इसको समझना ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं है। वो जो एक एक पहले तो हम रेप को वैसे मतलब एक अजीब-सा, मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे ना वर्ड्स कम पड़ने लग जाते हैं जब मैं इस बारे में बात करती हूँ। हमें लगता है कि अगर सेक्स हो भी गया तो क्या हो गया? बलात्कार भी हो रहा है तो मतलब तुम जब तक किसी को चाकू गोद के मार दो, उसकी इंटेस्टाइन बाहर ना निकाल दो, तब तक वो क्राइम नहीं है। रेप ही तो हुआ ना, क्या हो गया? एक पेनिट्रेशन तो हुआ है, हो क्या गया इसमें? ये सोच अभी भी है। है ये। तभी तो ये उल्टे-सीधे जजमेंट्स आते हैं ना। अभी हाल-फिलहाल में किस कोर्ट का, मुझे कोर्ट नहीं याद है कहाँ के, हाई कोर्ट का था ये, बट था कि इफ रेप तब तक नहीं माना जाएगा इफ द पीनिस इज जस्ट पुट ऑन द राइट। वजाइना, इट इज नॉट रेप। कैसे तुम ये बोल सकते हो? हाई कोर्ट जजमेंट। मुझे तो कोई आँख मतलब अगर घूर भी ले तो भी मुझे लगता है नहीं यार, अनकंफर्टेबल है। वो भी ईव टीजिंग है। हम क्या डिग्री डिफाइन कर रहे हैं क्राइम का? अच्छा तुम आँख मार सकते हो, तुम सीटी बजा लो, कोई बात नहीं। क्यों बजा लो सीटी? क्यों क्यों? वो भी तो शुरुआत तो वहीं से हो रही है। तो ये कंसेंट तो तब आएगी ना जब हम उसको कंसिडर करेंगे। और फिर बात तो बीवी की है, मतलब ठीक है। वो तो अगर पीके मूवी याद होगी तो फिर उसमें एक आमिर खान बोलते हैं कि वो जब अमन ईरानी से पूछते हैं कि सेक्स क्या होता है या शादी, तो वो कहते हैं कि इट्स लाइक कि हाँ, तो वो कहते हैं फिर दुनिया को ढोल बजा के क्यों बताना है कि टुडे आई एम हैविंग सेक्स। तो ये रियलिटी है। क्यों शादी करवाने के लिए माँ बाप फोर्स किए जा रहे हैं? वंश आगे बढ़ाना है। एज सच उनको या तो अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना है, या तो फिर चलो अब तुम वंश बढ़ाने का समय आ गया, तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो शादी इज नॉट लाइक अ शादी जो दो लोगों का, जो जैसे आपने बोला कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, ये दोनों सभी के अंदर है। तो उसका लोगों को उसका कंजक्शन नहीं चाहिए, लोगों को बस बच्चे चाहिए, लाके नाती पोते दे दो बस। तो कंसेंट कहाँ से आएगा शादी में? अभी जो मूवी वेब सीरीज आई है हॉटस्टार पे, चिरैया। चिरैया, वो मैं देख रही थी। उसके बाद मैंने कुछ ट्वीट्स देखे कि एक ने लिखा हुआ था कि अगर मैंने भैंस लाई है और मैं उसको चारा दे रहा हूँ, मैं उसको पाल रहा हूँ, तो उसको देना पड़ेगा। अब ये इमेजिन कीजिए ये मेंटालिटी सोच। सोचिए कि तुम बीवी, जो अर्धांगिनी मतलब आपका आधा अंग है, जो आप मतलब आप उसको भैंस, आप अपने घर के पेट से कंपेयर कर रहे हो कि आप उसको चारा डाल रहे हो। वो भी उस कल्चर में जहाँ पर एक्चुअली फीमेल का नाम पहले लिया जाता है बाद में, और उस कल्चर में ये हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा कल्चर ही बदनाम होगा। अरे ये लोग हैं ही ऐसे, इनके कल्चर में ऐसा ही होता है, भारत में ऐसा ही होता है। नहीं होता था हमारे भारत में ऐसा। हमारे भारत में जब पुरुष संवाद करते थे तो महिलाएं, जो लोपामुद्रा है, मैत्रेयी हैं, गार्गी हैं, ये सब शास्त्रार्थ की जज हुआ करती थी। तो ये था भारत का कल्चर, और ये नहीं बच्चे था। माँ के नाम से ज्यादा जाने जाने जाते जाते थे। हैं, बीवी भी सॉरी पति भी। हम्म, हमने कभी दुर्गा माँ या पार्वती को नहीं संबोधित किया कि वो, हम उमापति ही महादेव कहते हैं, बिल्कुल। सिया के ही राम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते नारायण हैं, नारायण लक्ष्मी कभी नहीं नहीं कहा बोलते। हमने। तो हमारा तो ये कल्चर ही नहीं था। तो हम्म, बहुत ही गंदगी, मतलब ये इन्वेजन्स, कॉलोनाइजेशंस, उनका ही असर है जो, हम्म, जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम्म। और आई थिंक इसी से रिलेटेड में अगर बात करूं जी। सेक्स एजुकेशन पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर पेरेंट्स टू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी विद देयर किड्स, स्पेशली टीनेजर्स का अगर हम देखें, वो कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, इसको मैं इस एक छोटे से अपनी कहानी से शुरू जी। करूँगी कि आज तक मेरे पेरेंट्स से अगर आप पूछ लें कि मैं क्या करती हूँ, वो नहीं बता पाएँगे। हम्म, उनको हिचकिचाहट होती है। मेरे फादर ने शायद मेरा कोई पॉडकास्ट बैठ के नहीं देखा होगा, उनको लगता है क्या बोलते रहती है। बाद में कोई तारीफ़ कर दे तो वो फिर हाँ, हाँ, वो ऐसे बोल रहा था, कर रहा था, ही विल बी वेरी प्राउड, बट उनमें हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इन टॉपिक्स पे बात करते सुन लें। पता नहीं क्यों माँ-बाप को लगता है कि बच्ची अगर 18 साल की है या 12 साल की भी है या 30 की हो गई है, तो क्या उसको सेक्स के बारे में नहीं पता होगा? क्या मैं आज भी इसी फिलॉसफी में बिलीव करूँ कि कोई आया और आँगन में छोड़ के चला गया?
भाई मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और सारी चीज़ें। एक और इंसिडेंट है कि मैं छोटी थी, और छोटी नहीं थी, सॉरी, बिकॉज़ आई वाज़ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, मुझे एमबीबीएस के लिए करना था। तो हमारे लिए प्रेगनेंसी, यूटेरस, ये सब कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं था। हम तो ये यूज़ कर रहे हैं क्लास में आए दिन। तो एट दैट टाइम ऐश्वर्या गॉट प्रेग्नेंट, उनकी ऐश्वर्या अभिषेक। तो मैंने न्यूज़ आया, मैंने कहा अरे ऐश्वर्या इज़ शी वाज़ माय फेवरेट, अभी भी हैं। तो मैंने ये बोला अरे ऐश्वर्या इज़ प्रेग्नेंट, ये वो। तो माय बुआ स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, चिल्ला, "अरे तुमको शर्म नहीं आता है क्या? क्या बोल रही हो तुम? दिमाग नहीं है?" बाप रे बाप! ये सब बात बोल रही है। हम लोग तो इस उम्र में बोलते भी नहीं थे, नाम भी नहीं, जैसे शर्मा, अभी भी बाप भाई के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। प्रेगनेंसी बोल रही है। हम बोले हम तो पढ़ रहे हैं ये दिन-रात, हमको तो पता है कैसे होते हैं। तो हम मतलब हमको लगा हमें ऐसा क्या बोल दिए, इतना जो मतलब इतना हमको नीचा फ़ील करा दिया गया। तो ये सेक्सुअलिटी एजुकेशन माँ-बाप को शुरुआत, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, घर से ही ज़्यादा होता है। हुँ, घर में बहुत इसका डेटा हाई है। तो बच्चों को माँ-बाप से पहले कोई एजुकेट नहीं कर सकता। हुँ, अगर पीरियड्स की बात करते हैं हम, तो अगर एक माँ बता दे अपनी बच्ची को जब उसका एज सही समय कि ऐसा-ऐसा होगा, तो फिर वो डरेगी नहीं। नहीं तो आप 99% औरतों से पूछो जिनकी आपको फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस क्या आ रहा था, वो कहेंगे हम डर गए थे। हमको पता ही नहीं था, हमको तो लगा कैंसर हो गया, बीमारी हो गई। क्यों ये हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जीना है? क्या हम बता नहीं सकते उनको? नहीं बताते हम। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगेन फिर से मैं वही कहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप मत बताइए, उतना भर उसके बुक में लिखा है वो समझ जाएगा। नहीं भी समझेगा तो भी उसमें क्यूरियोसिटी आएगी। होता था कि अरे आज तो ये पढ़ना है, रिप्रोडक्शन हुँ, पढ़ना है। वो पढ़ लेगा अपने आप, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो बताइए। हुँ, प्यूबर्टी के बारे में बताइए, बॉडीली हुँ, चेंजेस के बारे में बताइए। हुँ। बट आपको लगता है कि थोड़ा-सा और आगे जाके बिकॉज़ क्या होता है कि बच्चे कई चीज़ें अपने फ्रेंड्स से जाके बात करने की कोशिश करते हैं एंड इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसका फ्रेंड अच्छा है, सही। सही गाइड करेगा कि नहीं। हुँ, तो अगर मैं बात करूँ इवन ऑन टॉपिक्स लाइक पॉर्न, हुँ। टॉपिक्स लाइक मास्टरबेशन, अब अगर एज़ अ पेरेंट शुड वी बी टॉकिंग टू देम अबाउट दिस कि क्या सही है, क्या गलत है, हुँ, और किस हद तक सही है? क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे, तो कोई और बात करेगा। बिल्कुल। तो उस पे क्या आप सोचते ये हैं? बहुत अच्छा टॉपिक दिया आपने। जो पीयर्स के साथ जो बच्चे जाते हैं, उनके भी ज्ञान का भंडार उतना ही लिमिटेड है। ऑफ कोर्स वो गलत ही, बच्चा गलत सही नहीं है, लेकिन वो भी तो गलत ही सीख रहा है, वो भी गलत बताएगा। सो एक बार मैं किसी कॉलेज में थी और आई वाज़ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी एजुकेशन एंड वहाँ से क्वेश्चन आया, मैम अगर बलात्कार बंद कराना है तो पॉर्न दिखा दो। व्हिच इज़ वेरी मतलब डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट। आप पॉर्न से बलात्कार को कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं हो सकता। हुँ, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। इनफैक्ट इतनी डिस्टर्बिंग हो सकती है, इतनी डिज़ास्ट्रस हो सकती है पॉर्न की लत कि आपका अपना मैरिटल लाइफ़ या रिलेशनशिप खराब हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हो सकता है। दैट इज़ वेरी फेक थिंग, वो रियलिस्टिक वैसे कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको रेप्स रोकने हैं, तो आप एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता रहा है कि आप बहुत सारे रेड लाइट एरियाज़ खुलवा दीजिए। हाँ, इनफैक्ट एक ब्रॉथल में ही जो काम करती हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम यहाँ बैठे हैं इसलिए तुम बची हो। क्या बोल रहे हैं लोग? हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या बोलते हैं, क्या क्यों स अब मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन मत दो, चुपचाप बैठे रहो, अपना काम करो। उल्टे-सीधे सॉल्यूशंस मत दो। एक क्राइम को करने के लिए दूसरा क्राइम आप करवा रहे हो। आप तो प्रोस्टिट्यूशन में अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो ना, लेकिन जिनको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, उनके साथ क्या होता है वो सोचो ना, उनकी लाइफ़ कैसी हो जाती है। हम बट तो आपने ये केसेस देखे हैं कि जिन-जिन फैमिलीज़ में हुँ, और आप डिफरेंट फैमिलीज़ के साथ डील जी। किए हुए हैं, कि जहाँ पर पेरेंट्स ओपन थे और इन सब चीज़ों पे बात हुँ। की, तो वहाँ बच्चों ने भी ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और थोड़ा ईज़ आउट हुआ। जी, हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आप बताते हैं बच्चों को, अब जैसे मेरे पास ही जो बच्चे आते हैं, मैं उनको बताती हूँ, बहुत मैं उनको अच्छे से समझाती हूँ। 28 मई को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं। मैं लड़कों को ही ये करती हूँ एनकरेज कि हमारी टीम में जितने लड़के हैं, वो जाके बात करते हैं इन टॉपिक्स पे। तो एक अच्छा माहौल बन जाता है, मतलब नॉर्मल। फिर एक टाइम के बाद शुरू में ऑकवर्ड होता है 2-3 बार, बट धीरे-धीरे वो खुद ब खुद हैबिट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारे साथ जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, वो एकदम फ्रैंक है, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया तो? हुँ, बहुत सेंसिटाइज़ हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल। और शायद मैंने ये देखा है कि वहाँ पे ना फिर उनका वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि
मतलब एक होता है ना कि ब्रेस्ट और इन चीज़ों को लेके जो राइट। वो कम हो जाती है उनकी, जब वो बॉडी हम्म, को समझते, उनको लगता है ठीक है मैम ने तो पार्ट ऑफ बताया, ये बॉडी तो है। जस्ट एक इट्स अ लाइक क्या मैं बोलूँ, मांस का ही एक वो है टुकड़ा, और ऐसा सच कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल हम्म, बहुत शांति मिल जाती है उनके दिमाग में। हम्म। तो ये चेंजेस आते हैं। टीनेजर्स की बात करें इसी हुँ, पे थोड़ा आगे जाके, कई बार ऐसा होता है कई केसेस में कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कई। जी। तो अगर आपके बच्चा कोई ऐसी मेजर गलती में फंस जाए, हुँ, जहां पर किसी ने ट्रैप किया है या हुँ। कुछ किया है, हाउ शुड पेरेंट्स रिएक्ट, एंड व्हाट एंड हाउ शुड दे टॉक टू दैट किड? ठीक है, अगर ट्रैप की हम बात करें जो ऑनलाइन है, जी। कि स्कैम जो करते हैं पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल क्राइम्स जी, में जो कर लेते हैं ट्रैप, आप शायद वही पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, एब्सोल्युटली। तो फर्स्टली मुझे ये लगता है कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे बच्चे को। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा कुछ क्राइम सीरियस करके आ गया है कि ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन अ रेप और समथिंग, मर्डर और कुछ, आप उनको ये करो, सपोर्ट करो, नहीं, वहाँ पे आप फिर जो प्रॉपर लीगल है वो राइट। करो। बट अगर वो फँस गया है इन ऑनलाइन जो स्कैम्स है या राइट। चीज़ें, प्लीज़ बी अ सपोर्टिव पेरेंट, बहुत ज़रूरी है। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। देखिए, होता क्या है, जैसे 1-2 केसेस थे हमारे पास कि बच्चे की पूरी फ़ोटो एडिट करके और उसके कॉन्टैक्ट का एक्सेस होता है इनके पास, सबको हम्म। भेजना शुरू कर दिया, बहन, माँ, सभी को, एंड ही वाज़ गेटिंग एम्बैरेस्ड, वो तो ऑलरेडी हो रहा होगा। राइट। आप सोचिए ना, माँ, बहन के पास। लेकिन मुझे ये लगता है वहाँ पे उनको आप नहीं समझ पा रहे हो क्या अपने बच्चे को? वो शरीर आपके बच्चे का है क्या? आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा कि वो एडिटेड है। नहीं भी आ रहा है तो भी आप सपोर्ट, आप तो उसका भले आप बाद में डाँट लेना, बट वहाँ पे उसका मॉरल सपोर्ट बनिए, क्योंकि क्योंकि हर फिर बच्चा उतना ले भी नहीं पाता, एंड वी नहीं हैव ले पाता सीन है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुसाइड केसेस। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, फिर बाद में आप पछताएँगे और तो उससे कोई फ़र्क नहीं हो जाएगा। ये एज ही ऐसी है, टीनेज में गलती होती है, अट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, या तो आप उसके बारे में उसको अवेयर कराएँ, बॉडीली अट्रैक्शन समझाएँ, जो उसको महसूस होगा अपोज़िट जेंडर के प्रति वो समझाएँ, या तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सपोर्ट दिखाएँ। प्रॉपर अगर बच्चा को, जैसे हमारे पास अगर बच्चे आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, तो हम तो चलो ठीक है, लीगल एक्शन जो भी है उसको समझाते हैं कि साइबर क्राइम में करेंगे बेटा, फ़ोटो रिमूव हो जाएगी, परेशान मत हो। लेकिन माँ-बाप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये और सुंदर हो जाता है बिल्कुल। उनके लिए, इसको मैनेज करना बहुत अच्छे से राइट। हो जाता है। फिर आप उसके साथ मिलके साइबर रिपोर्टिंग कराओ ना, वो ज़्यादा, मैं तो हर किसी के पास हम लोग रीच आउट नहीं कर सकते ना, या हर बच्चा नहीं रीच आउट कर सकता। लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़े से सेंसिटाइज़्ड हो जाएँ, तो बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चा गलत कदम उठाने से रुक सकता है। जी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें, हम हुँ, लोग इतना सुनते हैं, और दिल्ली में भी इतने केसेस हुए हुँ, हैं कि बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी टीनेज गर्ल्स हुँ, हैं। हुँ, तो कुछ ऐसे केसेस आपने हैंडल किए, जो आपने देखा, जो हुँ, ट्रैफिक होके डिफरेंट कंट्रीज में जी। जा रहे? कंट्रीज़ का तो नहीं, बट हाँ, अभी इंटर स्टेट जो ट्रैफिकिंग होती है वो तो देखा है हमने कि अभी कुछ साल पहले की, आई गेस 4-5 साल पहले का एक केस है, वुमेन्स डे के अराउंड का केस है ये। एक हमारे पास फ़ोटो आता है कि एक बच्ची आई है, उसको बहुत बुरी तरीके से, आई डोंट नो इफ आई हैव दैट पिक्चर स्टिल विथ मी, मारा-पीटा हुआ है, यहाँ ब्रूजेज़ है, यहाँ ब्रूज़ है, इतनी सी बच्ची है। उसके पूरे सर को शेव कर दिया गया है और उसको ज़ंजीर से बाँधा हुआ है, वहीं पे एक छोटा-सा कटोरा रखा हुआ है, उसी में उसको खाना, बिस्किट-विस्किट, पार्ले जी रखा हुआ था। उसको मार-पीट के, उसको ये कह के लाया गया, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसको बिहार से लाया गया था यहाँ पे, बोल के कि वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, तुम पढ़ाई करना, काम भी करना, और यहाँ पे ट्रैफिकिंग की तैयारी थी। तो अपने सगे मिल के भी ट्रैफिक करके ले आते हैं गाँव वो से। ये रिलेटिव्स नहीं किया? हाँ, जस्ट बिकॉज़ उसके पेरेंट्स थे नहीं। तो यहाँ पे उसको रखा गया, और इसमें हुआ क्या, पुलिस को जब हमने बोला, तो वुमेन्स डे था, ये मैंने क्यों मेंशन किया वो बताती हूँ। तो वी वर टोल्ड कि अरे मैडम, कोई महिला पुलिस नहीं है थाने में, आज वुमेन्स डे है। मैंने कहा ये कैसा वुमेन्स डे है? एक बच्ची वहाँ फँसी हुई है, आप वुमेन्स हम्म। डे मना रहे हो। मतलब छोटी बच्ची है वो, माइनर केस है वो, फिर भी ये था। और ये केसेस मैक्सिमम जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हैं, हुँ। ये बेगिंग के माफिया हैं जो, या ये फिर कौन है, क्या है, समझ नहीं आता। ट्रैफिकिंग होके आता है तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, ऑफशूट्स बहुत प्रोस्टिट्यूशन हैं? भी है, बेगिंग भी है, बहुत कुछ है। मतलब ये किसी बंधुआ मज़दूरी भी है, किसी एक काम के लिए नहीं आते, वो डिपेंड हम्म। करता है बाद में कि क्या करवाया जाएगा। और हम्म। कौन बैठ के इसको मैनेज कर रहा है, वो ये हम इन्वॉल्व नहीं नहीं है। कह सकते।
एंड विच आर द स्टेट्स जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं इससे? अभी जितने भी गरीब स्टेट्स हैं, हम्म, खास करके बिहार हो गया, यूपी का कुछ बेल्ट है, हम्म, बिहार में भी जो नॉर्थ बेल्ट है वो ज़्यादा प्रभावित है। झारखंड है, उड़ीसा है, जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइब्स को यहाँ पे कंसल्टेंसीज रन होती हैं, प्रॉपर हायरिंग होती है मेड के नाम पे। तो जो ट्राइब्स होंगी उनको, क्योंकि बिकॉज दे आर कन्वेंशनली नॉट ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो उनको मेड वाले काम में डाला जाएगा, या फिर शादी, जहाँ का सेक्स रेशियो कम है वहाँ पे शादी नहीं हो पा रही है तो उनसे शादी की जाएगी। इसलिए उनको क्या, और ऐसा नहीं कि उस कंसल्टेंसी में सिर्फ मेड्स ही चल रही हैं। अब कोई इतनी ईमानदारी से चला रहा हो तो मैं नहीं कह सकती, बट वहाँ पे सारा कुछ होता है। प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी सप्लाई की जाएंगी, अच्छी-अच्छी जगह पे सप्लाई किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें लॉ को मालूम नहीं सबको होता? पता है, सबको पता है, सबका हिस्सा पहुँच जाता है सबको। कोई ऐसा केस आपके सामने आया जहां आपने देखा कि लॉ वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व? कोई? अ, हमारा ही एक केस था कि हमें एक मॉल में लीड आई थी स्पा में। मॉल के अंदर वो स्पा चल रहा था वहाँ पे कि ट्रैफिक होके आई है, वहाँ पे हमें ये करना है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है वहाँ पे काम स्पा के नाम पे, जो कि मेजॉरिटी स्पा में हो रहा है अभी के टाइम पे। आप कहीं भी जाओ, उत्तम नगर जाओ, कहीं भी जाओ, सब के स्पास में, नोएडा, हर जगह हो रहा है। तो स्पा सेंटर्स आर बेसिकली हाँ, मुझे लगता है बहुत सोर्स ऑफ गिने-चुने प्रोस्टिट्यूशन। होंगे जहाँ पे शायद नहीं हो रहा होगा, बट मतलब अब तो लोगों को, मैं लिटरली जिनसे मिलती हूँ एंड हू आर अवेयर अबाउट दीज़ फैक्ट्स, उनका कहना होता है नहीं भाई मुझे तो शर्म आती है बताने में कि मैं इस पास से आ रहा हूँ या आ रही हूँ। सबका ये कहना होता है क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो अब अगर आप रेड करेंगे तो आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना होता है, पुलिस को, नियरेस्ट जो थाना होता है वहाँ का, जुरिस्डिक्शन का। हमने लेटर दिया कि हमें कल हेल्प चाहिए, ऐसा-ऐसा हम करने जा रहे हैं, अनुमति चाहिए। दूसरे दिन जब हम गए कुछ नहीं मिला वहाँ पे। एंड दिस इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। हाँ। और कितने परसेंट केसेस में ऐसा होता है कि जब आप इन्फॉर्म हुँ, करते हो तो वहां कुछ नहीं मिलता? मेजॉरिटी। इसलिए अब मतलब रेड जैसा कुछ एग्ज़िस्ट करता नहीं है। वो उनकी मर्ज़ी होगी तब होगा। रेस्क्यूज़ होते हैं, जब मैं डब्ल्यूसीडी में थी तो हम रेस्क्यू करते थे बच्चों का जो बेगिंग वग़ैरह में इन्वॉल्व हैं। सिग्नल पे आप देखते होंगे कि फेस को कलर करके कुछ करतब दिखाते हैं और भीख माँगते हैं, तो उनका रेस्क्यू हुआ, वो सब हो जाता है। बट ऐसे मुश्किल है। बट इन केसेस में भी क्या सब ऐसे होते हैं जो रेस्क्यू होना चाह रहे हैं या नहीं, कुछ नहीं? नहीं। या तो अगर हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करें जिसमें लड़कियां, मतलब जी। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लड़के लड़के कोई भी हो सकता है, अब तो लड़के भी काफ़ी डिमांड में हैं, तो उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि वो बोलेंगे मैं अपने मन से हूँ। और जहाँ पे हम्म, सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगल है एज अ प्रोफेशन। हम्म, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको वापस आना होगा। और दूसरा ये बेगिंग वाला जो है, इनके पेरेंट्स ही करवा रहे हैं इनसे। हम्म, और बच्चों का मतलब बहुत बुरी स्थिति है, कितनी बार तो वो पेरेंट्स होंगे भी नहीं और वो दादी-नानी बन जाएँगे, इनके ताऊ बन जाएँगे और इनसे बेगिंग कराएँगे। ट्रांसजेंडर्स की मतलब जो इंटरसेक्स जो कम्युनिटी है, वो भी थोड़ी इसमें इन्वॉल्व है, थोड़ी नहीं बहुत इन्वॉल्व है। अ, सब मिलके ये पूरा नेक्सस रन कर रहे हैं। बच्चों में बहुत अच्छे से एक स्वीकार्यता है कि मुझे तो हम्म। यही करना है, भीख माँगना है मुझे, अगर मैं ले जाके ₹300 घर पे नहीं दूँगा तो मेरी पिटाई होगी। मुझे देना है और मारने-पीटने वाले अपने माँ-बाप रहेंगे। आस-पास का जो बचर शॉप होगा वहाँ से इनको थोड़े बहुत मांस-मछली मिल जाएगी, इनके घर में खाना बन जाएगा उसी से। इनको ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ से राशन एंड ऑल। थोड़ा बहुत चावल-दाल तो हर किसी को मिल ही रहा है राशन में और बाकी ये वहाँ से उठा के ले आएँगे, चिकन-विकन बन गया। बच्चा लाके 300, 5-6 बच्चे करो, 7-8 जितने कर सकते हो कैपेसिटी है करो, सबको भीख माँगने में लगा दो। एक-एक बच्चा 300 तो लाके देगा ही। 300 ऑर्गेनाइज्ड इनका इंडस्ट्री मिनिमम बना दी। क्राइटेरिया है। ₹100 है तो तुम्हारी पिटाई होगी, घर से निकाल देंगे, खाना नहीं देंगे, दूसरे दिन लेकर आओ, तब मिलेगा। और ये खुद बच्चों ने बताया मुझे, जब हम रेस्क्यू करते थे एंड बच्चे इतने छोटे-छोटे हैं, वो रो रहे हैं, "दीदी जाने दो ना, ऐसे हो जाएगा दीदी, वैसे हो जाएगा। आप क्यों कमा रहे हो? आप भी तो पैसे के लिए कमा रहे हो ना, हमें भी कमाना है दीदी, समझो।" बच्चा ये बात बोल रहा है, तो 5 इसका साल, 6 सोल्यूशन साल क्या का। है फिर? सॉल्यूशन फर्स्टली बेगिंग को लेके अगर मैं बोलूँ, तो हम बेगिंग अगर करते हुए हमें कोई दिख जाए, मत दीजिए। मे बी इट विल साउंड रूड बट मत दीजिए। उनके दिमाग में ये आता है अब, और उनके दिमाग में ये भी आ गया कि जैसे कुछ लोग करते हैं, अच्छा हम पैसे नहीं देंगे, खाना खिला देंगे। मत खिलाओ, कुछ नहीं होगा, कोई पुण्य का काम नहीं हो रहा है। खिलाना है तो किसी और दिन आराम से बैठा के या कुछ वैसा चैरिटी करना है तो करो, बट सिग्नल पे या जो आपसे माँगने आ रहे हैं, अब जो बच्चे गुलाब या पेन बेचते रहते हैं, वो कहेंगे नहीं लोगे पेन, अच्छा ठीक है, एक बर्गर दिला दो एक।
मत करो ऐसा। और हम प्रमोट कर रहे हैं, उनके दिमाग में आ रहा है कि मिल जाएगा। बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कोई जोड़ा दिखे तो क्या बोलना है, किस तरीके से तारीफ बट जो करनी पेन है। बेच रहा है या हैंकरचीफ्स बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, वो वो एक तो स्ट्रैटेजी है, वो ऐसा नहीं कि उसको बेचना है, वो सब भी ट्रैफिकर जो है उसका ही माइंड है। क्योंकि हमने क्या बोला, अभी कुछ साल पहले का ट्रेंड था कि तुम कमा नहीं सकते हो क्या? लोग कमा रहे वो हैं अब। अच्छा, वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे अब हैं। हमने बोला पैसे नहीं देंगे, खिला देंगे, लो जी खिलाओ। हो तो अल्टीमेटली बेगिंग ही प्रमोट रही है ना, प्रमोट इलीगल है, सॉरी, बेगिंग इलीगल है, करना और देना दोनों। तो उनकी तो मजबूरी है, आप तो मत दीजिए। हम्म, हम अपना राहु केतु ठीक करने निकल जाते हैं, ट्रांस को भी देते हैं, इनको भी देते हैं। हमें लगता है हमने कर दिया कुछ, ठीक हो गया, शनिदेव खुश हो गए, नहीं हो गए। आपने और नर्क बना दी उनके जीवन को। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम कि बेगिंग देना बंद कर दें। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है, काश कुछ मेरे हाथ में हो तो मैं कर पाती। शीशा नीचे करते हैं, बड़े स्टाइल मार के पैसे निकाल के देते हैं, और मतलब वीडियो भी शूट कर रहे हैं। फर्स्टली आप 18 साल से नीचे के बच्चों की वीडियो शूट नहीं कर सकते, दिस इज कम्प्लीटली लीगल। आप बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं कि आपका कानून सो रहा है, इतना अवेयर नहीं है, नहीं तो पकड़ के ले जाए दूसरे देश में। यहाँ पे हमारे यहाँ फिल्मिंग नहीं अलाउ है 18 साल से बच्चे का। अगर हम लोग जब थे उस डिपार्टमेंट में, तब भी अगर होम्स में जाके फोटो खींचते थे किसी एक्टिविटी की, तो बच्चों के फेस पे चार्ट पेपर या हाथ या उनको बैक करके ही लेते थे। आप उनको बेगिंग करते हुए आप फोटो ले रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो ये सब इलीगल है।